नमस्कार, प्रणाम। सर्वप्रथम संक्षेप में दो विषय पर वार्ता करना चाहेंगे। एक तो एक आरटीआई जो चर्चा का विषय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला सुनाया है, उन्होंने अपनी मर्जी सुनाया है, जबकि आरटीआई में कहा गया है कि भारत सरकार का या केंद्र सरकार का उद्देश्य यह नहीं था कि जो आरटीआई एक्ट लागू होने के पहले से काम कर रहे हैं उनके ऊपर टीटी लागू हो, ऐसा आरटीआई में है। तो आरटीआई में बातें तो नहीं है, लेकिन जो उसकी व्याख्या कर रहे हैं उनके द्वारा ये सब बातें कही जा रही हैं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के कारण ऐसा हो रहा है, बाकी ऐसा आरटीआई एक्ट की मंशा नहीं है। तो मेरा यह कहना है कि जो आरटीआई का जवाब प्राप्त हुआ है और आरटीआई में जो बिंदु 3 का प्रश्न किया गया था, तो उस बिंदु 3 के प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि आरटी एक्ट 2009 के सेक्शन 23(1) के तहत यह नहीं है। तो मेरा मानना है, मेरा कहना है, स्पष्ट रूप से मेरा कहना है कि आरटीआई का गलत जवाब दिया गया है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आरटी एक्ट 2009 के सेक्शन 23(2) के पहले और दूसरे परंतु की व्याख्या के अनुसार जजमेंट पास किया है। 23(1) में जो योग्यता निर्धारित की गई थी, उस योग्यता को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरटीआई एक्ट के सेक्शन 23(2) के पहले और दूसरे परंतु में भी जो पहले से काम कर रहे टीचर्स हैं उनके ऊपर भी लागू किया गया है। तो इस आरटीआई के बारे में चर्चा चल रही है, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई उसका विधिक आधार नहीं है, और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो जजमेंट ही प्रभावी है जब तक कि आरटीआई एक्ट सेक्शन 23(2) का पहला और दूसरा परंतु निरस्त नहीं होता है। और वो निरस्त कैसे होगा उस पर हमने काम भी शुरू किया था, लेकिन मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर मैं उस पर काम कर रहा हूँ, कोई और लोग उस पर काम करना शुरू कर देंगे तो मैं काम करना बंद कर दूँगा, क्योंकि हमने अपने आप को बहुत सिद्धांतों के हिसाब से लेके चलना पसंद किया है। और दिसंबर 2024 में अगर मैंने डिसाइड किया था कि इन द फ्यूचर मैं नॉन लीडिंग केस की पैरवी नहीं करूँगा, तो मैंने 25 में नहीं किया। अगर मैं दिसंबर 25 में डिसाइड किया हुआ है कि कोई कार्य अगर मैं कर रहा हूँ, कोई और उसमें दिलचस्पी लेता है तो मुझसे मतलब नहीं, तो मैं नहीं लूँगा। तो उसी क्रम में आप सबने देखा कि जो नोटिस हुआ सबसे पहले हमारी ही याचिका पर, और उसके बाद और लोगों में दिलचस्पी है तो ठीक है, अच्छी बात है। तो जो हमारी टीम के और लोग हैं पैरवी कर रहे हैं और मेरा पूरा सपोर्ट है उनको, लेकिन डायरेक्टली मैं अब सिर्फ एक समर्थक या सहयोगी की भूमिका में रह गया हूँ, मेरी कोई शीर्ष भूमिका नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने माने जबलपुर हाई कोर्ट में, तो कुछ लोगों ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट में भी सेम हमारे पिटीशन का कॉपी पेस्ट कर करके काम करना शुरू किया है। तो करें, उनकी इच्छा, उनकी मर्जी है, अगर उनको क्रेडिट चाहिए तो लें, हमें किसी क्रेडिट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये तो बात यहाँ की हो गई। दूसरी बात हम करते हैं 69,000 भर्ती की। तो 69,000 भर्ती में जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सभी पक्ष सहमत हों तो हम 142 पर आगे बढ़ सकते हैं। तो सभी पक्ष सहमत किस विषय पर हों? सभी पक्ष सहमत इस विषय पर हों कि जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना जवाब दाखिल किया हुआ है, और जवाब में जो नियर अबाउट 9,000 की एक लिस्ट को प्रोवाइड किया हुआ है, और उसमें से जो नियर अबाउट 5,000 लोग हैं जो कि पहले काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं किए या नियुक्ति पत्र नहीं लिए, तो उनके स्थान पर उससे कम मेरिट वालों का होने की बात चल रही है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट तो इस पर काम जरूर करेगी कि भाई जो नहीं आए हैं उनको हटा करके मेरिट गिरा दी जाए, जहाँ तक होता है वहाँ तक हो जाए। और इस पर उत्तर प्रदेश सरकार ने भी सहमति जताया हुआ है। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति है कि हम उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे जो कि पुनः लिस्ट में बाहर होने की कंडीशन में आते हैं, और जो लोग अंदर आते हैं उनको अंदर हम ले भी लेंगे, और प्लस 1 अंक वालों का जो मामला है उनको भी नौकरी देंगे। तो 1 अंक वाला मामला तो पहले से डिसाइड है माननीय सुप्रीम कोर्ट से, इसलिए 1 अंक वालों का तो होना ही होना है। जहाँ तक डाउन मेरिट जाएगी वहाँ तक 1 अंक वालों का होगा। और 1 अंक वालों को भी ये चाहिए कि जो पहले से नौकरी पा चुके हैं, जिनको कि स्टेट डिस्टर्ब नहीं करना चाहती है, वहाँ तक के लोग डिमांड करें कि हम यहाँ तक हैं, हमको
नौकरी मिलनी चाहिए, तो उनके लिए भी अच्छा हो सकता है, मेरा सुझाव है ये। और ऐसा नहीं है कि अगर नियर अबाउट 1,48,000 लोग या पार्टिसिपेट किए थे, या 1,20,000 कितने लोग कैसे कैसे क्या है, हम उस पर नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि मैं तो कुछ लिख पढ़ के रखता नहीं हूँ। जो भी रहता है तो मौखिक ही याद रखता हूँ, तो मौखिक में याद रखने में कई बार डाटा 19-20 हो जाता है। तो इसलिए मेरा कहना है कि अब लगभग 35,000 लोग याची बन गए हैं, तो 35,000 याची को थोड़ी नौकरी मिल पाएगी, ये पॉसिबल नहीं है। तो 35,000 याची जो बने हैं वो सहमति कहाँ देंगे? वो तो विवश करेंगे कि मामला मेरिट पर डिसाइड हो। तो एक महत्वपूर्ण विषय है कि जो सहमति होनी किस पे है? सहमति होनी है स्टेट और माननीय सुप्रीम कोर्ट के बीच जो भी वार्तालाप होता है, जो भी जवाब स्टेट का आया हुआ है, उस पे जो सहमत होते हैं, उस पर जो सहमत हैं, उसके लिए मामला 142 पर माननीय सुप्रीम कोर्ट डिसाइड कर सकती है। ये बात 69,000 की हो गई। अब मैंने विचार किया है कि बहुत दिनों बाद मैं माध्यमिक पर कुछ चर्चा करना चाहता हूँ, और मैंने चर्चा करना इसलिए माध्यमिक पर बिल्कुल बंद कर दिया था कि लगभग मैंने अपने प्रयासों से 15,000 भर्ती, 15,000 समथिंग भर्ती माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जो 2021 में हुई है टीजीटी पीजीटी की, और उसमें एडहॉक टीचर्स को मौका मिला था, चाहे अल्पकालिक थे चाहे तदर्थ थे। और देखा जाए तो आप भी समझिए, जो 15,000 भर्ती आई थी, 15,000 समथिंग, उसमें जब एक बार कंडीशनें बनी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो 16 अंगा 11 से नियुक्त हैं, 1921 के अधिनियम 16 अंगा 11 से नियुक्त लोग को ही भारांक दिया जाएगा, या जो बेनिफिट है मिलेगा। तो बाद में मैंने प्रयास किया, और चयन बोर्ड की तरफ से आदरणीय सीनियर एडवोकेट श्री विकास सिंह सर उपस्थित हुए, और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो भी एडहॉक टीचर्स भले वो मौलिक पद पर ही क्यों ना आए हों, अगर उनको भी भारांक का लाभ देने से नौकरी मिल पाती है तो हम देने को तैयार हैं। और अंततः जो भी एडहॉक टीचर्स जो मौलिक पद पर हुए थे, 16/11 अर्थात अल्पकालिक पद पर नहीं हुए थे, उनको भी भारांक मिला, और एट लास्ट स्टेज लगभग 18 लोग नौकरी पाए थे। तो मेरा पूरा प्रयास था कि उन सबको नौकरी मिले, क्योंकि जो योग्य है उनको अवसर मिलना चाहिए। और भले वो मेन चयन सूची में नहीं थे, लेकिन भारांक पाने के साथ नौकरी पा गए थे। तो इस तरह से देखा जाए तो जो भी नौकरी पाए, कुछ लोगों ने धन्यवाद भी कहा, बाकी धन्यवाद की कोई इच्छा हमारी नहीं है। और हालात बन गए कि जो एडहॉक टीचर्स भारांक का लाभ लेकर नौकरी पाए, वहाँ कंडीशन ये बन गई कि अभी हाल ही में सीनियरिटी के विवाद में जो इनको बेनिफिट मिला हुआ था सैलरी का, वो सब खतरे में पड़ गया है। अर्थात जैसे किसी एडहॉक टीचर की नियुक्ति 2009 में हुई थी, 2008 में हुई थी, और वो 2021 के विज्ञापन से सिलेक्शन पाके भारांक का लाभ लेके नौकरी में आए, तो जितना वेतन उसमें पा रहे थे, उस वेतन के आगे से वेतन उनको मिलना शुरू हो गया था। लेकिन इन लोगों के द्वारा कुछ ऐसे मिस्टेक्स हुए हैं, या मिस्टेक करने वाला कोई मानता नहीं कि हमने मिस्टेक किया है, तो फिर उसको मिस्टेक क्या कह सकते हैं? वो तो कहेंगे हमने मिस्टेक नहीं किया, हो तो सीनियरिटी जूनियरिटी का विवाद उनके बीच में था, लेकिन जो निस्तारण हुआ उसमें हमको सीनियर मान लिया गया, और बाद में फिर उस विवाद में तीसरा मैं पिस गया, तमाम बातें कहेंगे वो। लेकिन हमने इन चीज़ों को बहुत पहले से फेस किया हुआ है, तो मैं इसको नहीं मानता हूँ कि गलती नहीं है, गलती तो है ही, मेरा मानना है। अब अगर उसको सही से हैंडल नहीं कर पाते हैं, तो जो एडहॉक टीचर्स नौकरियां 2008, 9 या 11, 12, 15 में पाए थे, और एडहॉक के रूप में अस्थायी 21 में हुए हैं एग्जाम पास करके, लेकिन अब उनको 21 से अगर उनका वेतनमान तय कर दिया जाएगा तो उनको बहुत नुकसान होगा, 30-35 हज़ार का नुकसान होगा। तो और भी हो सकता है, 40 हज़ार का नुकसान हो सकता है। उनकी नियुक्ति कब की रही उसके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लॉस उनको होगा। अब माननीय एकल पीठ ने निस्तारित कर दिया है, अब वो लोग अपील में जाएंगे, क्या करते हैं कैसे करते हैं। लेकिन मेरी दिली इच्छा है कि इन लोग का नुकसान ना हो, योग्य लोग हैं, भारांक का लाभ लेके नौकरी पाए हैं,
और देखा जाए तो जो विज्ञापन आया था विशेष करके उनके लिए ही आया हुआ था कि ये लोग भारांक का लाभ लेके नौकरी पा जाएं। ये तो बात यहाँ पे हो गई। अब मैं तीसरा पॉइंट चर्चा करना चाहता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि 30/11/2000 के बाद नियुक्त हुए थे और भारांक का लाभ मिलने के बाद भी वो नौकरी नहीं पा सके, अर्थात जो 2021 का विज्ञापन आया हुआ था उस विज्ञापन में अपने आप को नौकरी नहीं दिला पाए, नहीं ले पाए। तो हुआ क्या कि अचानक जब शासनादेश जारी करके उनका सर्विस ब्रेक कर दिया गया, उनकी सर्विस रोक दी गई और बाद में फिर एक और शासनादेश जारी करके उनको एक सम्मानजनक मानदेय से जोड़ दिया गया। तो फिर वो लोग माननीय उच्च न्यायालय की शरण में गए और माननीय उच्च न्यायालय ने उनको सैलरी दिया कि आयोग से टीचर आने तक सैलरी इनको दे दी जाए। तो आदेश क्या था, पहले एक बार पढ़ लेते हैं और पढ़ने के बाद मैं बताता हूँ कि वर्तमान की क्या कंडीशंस है। आदेश में था कि याचियों के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के लिए विद्वान राज्य सरकार के अधिवक्ता तथा प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता की ओर से संक्षिप्त में जो बातें आई, अंत में यह याचिका दिनांक 8/7 बहुत सी याचिकाएं अलग अलग डेट पे हैं। कुल 211 याचिकाएं हैं। 211 याचिकाओं में लगभग समस्त याचिकाओं में अंतरिम आदेश हुआ है कि आयोग से टीचर आने तक या चयन बोर्ड से टीचर आने तक इनको काम करने दिया जाए। और तो मैं एक ही याचिका का आदेश पढ़ रहा हूँ, उस पर आप ध्यान सुनिएगा। जस्टिस श्री मनीष माथुर साहब का जजमेंट है, जजमेंट नहीं है, इंटरिम ऑर्डर है। और श्री माथुर साहब के यहाँ हम लोग ऑलरेडी कुछ मामलों में पैरवी कर भी चुके हैं और जजमेंट भी प्राप्त किए थे कुछ अपने मामलों में, इसलिए बड़ी दिलचस्पी इस आदेश को पढ़ने की। इंटरिम ऑर्डर है। यह याचिका दिनांक 8/7/24 के आदेश को इस सीमा तक चुनौती देते हुए दायर की गई है कि याचियों को नियमित वेतन के स्थान पर मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। साथ ही प्रतिवादियों को निर्देश देने की प्रार्थना की गई है कि नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थियों के शामिल होने तक याचियों को प्रवक्ता अथवा सहायक अध्यापक के अपने अपने पदों पर कार्य करने एवं कर्तव्य निर्वहन की अनुमति दी जाए तथा दिनांक 10/11/23 से नियमित वेतन एवं उसके बकाया का भुगतान किया जाए। याचियों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि याचियों की नियुक्ति दिनांक 31/12/2000 के पश्चात इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 1921 की धारा 16(11) के प्रावधानों के अंतर्गत उक्त पदों पर हुई है और इसलिए वे माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य सिविल अपील संख्या 8300 वर्ष 2016 में दिए गए निर्णय से आच्छादित हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि इसके पश्चात सरकार ने दिनांक 9/11/2023 का आदेश जारी कर उक्त प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त सभी अध्यापकों की सेवाओं को स्वतः समाप्त कर दिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने 9/11/23 को शासनादेश जारी करके जो लोग 2021 के टीजीटी पीजीटी विज्ञापन में भारांक का लाभ लेकर के नौकरी नहीं पा सके थे, उनकी सेवा को 9/11/23 से समाप्त कर दिया गया। जबकि 16/11 वालों को ही भारांक पहली बार दिया था, लेकिन बाद में जब मिसलेनियस एप्लीकेशन फाइल की गई इन लोग की तरफ से, तो मैंने खुद व्यक्तिगत प्रयास किया था कि चयन बोर्ड की तरफ से दिग्गज सीनियर वकील साहब आएँ और सबको भारांक मिल जाए। और सबको भारांक आजमाने के बाद जिनका सिलेक्शन हुआ था उनको नौकरी भी दी गई थी और आदरणीय विकास सिंह सर खड़े हुए थे और चयन आयोग की तरफ से पक्ष रखा था। आप सब देख रहे होंगे कि करंटली तमाम ऐसे मैटर्स हैं, चाहे वो बीएड बचाने का मामला रहा हो, चाहे 69,000 भर्ती में भी कुछ टीम्स हैं और बहुत से मैटर रहे हैं पिछले 2-3-4 सालों में। अब लगभग हम समझते हैं कि नियर अबाउट 7-8 वर्षों में कई मैटर पर हमने खुद आदरणीय विकास सिंह सर को कोर्ट में अपीयर किया हुआ है अपने लोगों की तरफ से, जो भी हमारे रहे हैं, जिस मैटर में हमारे हुए थे या आए थे,
हमने पक्ष रखा। अभी भी 69,000 भर्ती में विकास सिंह सर हमारी टीम की तरफ से पक्ष रख रहे हैं। तो इस मामले में क्या मैं बता रहा था, हाँ, 9/11/23 का आदेश जारी कर उक्त प्रावधानों के अंतर्गत नियुक्त सभी अध्यापकों की सेवाओं को स्वतः समाप्त कर दिया, जिसके बाद दिनांक 8/7/24 का आक्षेपित सरकारी आदेश पारित किया गया। वो आदेश क्या था? मानदेय का, जिसमें यह कहा गया कि जिन व्यक्तियों की सेवाएं दिनांक 9/11/23 के आदेश द्वारा स्वतः समाप्त हो गई थी, उन्हें निर्धारित मानदेय पर सेवा में पुनः नियुक्त किया जाएगा, प्रतिधारित किया जाएगा। अब आप विचार करिए, मानदेय मिलने के शासनादेश को इन टीचर्स के द्वारा ही चैलेंज किया गया है। उनका कहना है कि मुझे मानदेय नहीं चाहिए, बल्कि आयोग या चयन बोर्ड से टीचर आने तक हमको सर्विस करने दिया जाए, यह मांग की गई है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि याचियों ने पूर्व में विभिन्न रिट याचिकाएं दायर की थी, जिनमें प्राधिकारियों को याचियों को नियमित वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के अंतरिम निर्देश जारी किए गए थे, जिसके पश्चात जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वित्तीय अनुमोदन भी प्रदान किया गया था। उक्त निर्देशों के अनुसरण में संजय सिंह उपर्युक्त के निर्णय के अनुसार याचियों को दिनांक 9/11/23 के सरकारी आदेश के लागू होने तक नियमित वेतन का भुगतान किया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि एक बार जब याचियों को उसी पद पर प्रधारित किया जा रहा है और वे उसी कार्यों कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं, तो इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार उक्त पदों के नियमित वेतन के हकदार हैं, न कि दिनांक 8/7/24 के सरकारी आदेश में उल्लिखित निर्धारित मानदेय के। विद्वान अधिवक्ता ने रिट संख्या 5544 वर्ष 2024 डॉक्टर केशवेंद्र नाथ श्रीवास्तव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मान्य तथा रिट संख्या 7196 वर्ष 2024 डॉक्टर प्रवीण कुमार द्विवेदी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मान्य में इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों की ओर ध्यान आकर्षित किया और कहा कि उक्त याचिकाओं में संरक्षण प्रदान किया गया है। अर्थात इन दो याचिकाओं शुरुआत में जस्टिस श्री जे मुनीर साहब जी ने आदेश किया था कि इनको चयन बोर्ड से टीचर आने तक वेतन दिया जाए। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के पश्चात प्रारंभिक आपत्ति को देखते हुए स्पष्ट है कि अभिवचनों से यही याची स्वीकार करते हैं कि उनका मामला सेवाओं की समाप्ति स्वतः समाप्ति संबंधित दिनांक 9/11/23 के सरकारी आदेश के अंतर्गत आता है। तथापि यह भी स्पष्ट है कि चूंकि वे स्वीकार करते हैं कि उनका मामला दिनांक 9/11/23 के सरकारी आदेश से आच्छादित है, वे अपनी स्वतः समाप्ति को चुनौती नहीं दे रहे हैं और केवल दिनांक 8/7/24 के सरकारी आदेश में मनमानी के संबंध में विरोध उठा रहे हैं, इस सीमा तक कि वे एक बार उनकी सेवाएं उक्त विद्यालयों में, इंटर कॉलेजेस में अध्यापक के रूप में निर्धारित की जा रही हैं और वे उन कर्तव्यों एवं कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं जो वे प्रारंभ में कर रहे थे, तो प्रतिवादियों के पास उक्त पद का नियमित वेतन न देने का कोई आधार नहीं है, विशेषकर जब इस न्यायालय द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों के अनुसार याचियों को वित्तीय अनुमोदन प्रदान किया गया था और दिनांक 9/11/23 के सरकारी आदेश के लागू होने तक उन्हें नियमित वेतन का भुगतान किया जा रहा था। यह भी प्रतिवादियों द्वारा अविवादित है कि उक्त पद पर बने रहने का उनका अधिकार केवल नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थियों के शामिल होने तक ही होगा। इस तथ्य को ध्यान देखते हुए याची केवल मानदेय के भुगतान के पहलू को चुनौती दे रहे हैं और स्वीकार करते हैं कि उनका मामला दिनांक 9/11/23 के सरकारी आदेश से आच्छादित है। प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति एतद द्वारा स्वीकृत की जाती है और तदनुसार रिट याचिका पोषणीय मानी जाती है। याचियों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों में प्रथम दृष्टया बल है और विशेषकर दिनांक 8/7/24 के सरकारी आदेश में मनमानी के पहलू के संबंध में विचार की आवश्यकता है। उपरोक्त को देखते हुए प्रतिवादी संख्या 3 को निर्देश दिया जाता है कि इस न्यायालय के आगामी आदेशों तक अथवा उक्त पद पर नियमित रूप से चयनित अभ्यर्थी के शामिल होने तक याचियों द्वारा धारित पद का नियमित भुगतान करें। इस मामले को रिपोर्ट के साथ दिनांक अगली तारीख प्रारंभ होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध किया जाए और इस बीच अभिवचन का आदान प्रदान किया जाए। तो अंतरिम आदेशों से पूरे प्रदेश में बहुत से लोगों ने मानदेय के अगेंस्ट में वेतन प्राप्त करना प्रारंभ कर दिया है, पा रहे हैं वेतन। कैसे पा रहे हैं उस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूं। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि कुल 211 याचिकाएं जिसका जजमेंट रिजर्व हो गया है न्यायमूर्ति श्री राजू सिंह साहब की कोर्ट में, और वो याचिकाएं किसकी किसकी हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं।
तो पहले एक काम करते हैं, याचिका में कौन कौन याचिका हैं, प्रथम याची का नाम बताने से बेहतर है हम इस विषय को थोड़ा सा संक्षेप में आप तक प्रस्तुत करें। 30/11/2000 के बाद जो नियुक्तियां हुई थी, चाहे वो अल्पकालिक पदों पे हुई थी, चाहे मौलिक रिक्त पदों पर हुई थी, वहाँ पे दो अलग अलग कोर्ट का आदेश का विवाद था। पहला तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में माननीय श्री अरूप टंडन जी का जजमेंट था प्रदीप कुमार की याचिका पर। प्रदीप कुमार की याचिका पर न्यायमूर्ति श्री अरूप टंडन जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश जो चयन आयोग, चयन बोर्ड है, चयन बोर्ड 1982 का जो अधिनियम था, उसकी धारा 16(1) और 16(2). 16(1) के तहत क्या है कि प्रबंधक के पास या प्रबंध समिति के पास कोई भी चयन करने का अधिकार नहीं होगा। चयन सिर्फ चयन बोर्ड से जो टीचर आएंगे उन्हीं को नियुक्ति करने का अधिकार प्रबंध समिति के पास होगा, और खुद कोई चयन नहीं कर सकेंगे। यह 16(1) की बात है। 16(2) में यह वर्णित है कि अगर किसी का चयन करते हैं, प्रबंध समिति चयन करती है, अर्थात चयन करके नियुक्ति देती है, तो वह चयन जो है अवैध माना जाएगा, गलत माना जाएगा। और इसी 16(1) 16(2) की व्याख्या करते हुए प्रदीप कुमार की याचिका पर माननीय न्यायमूर्ति श्री अरुण टंडन जी ने याचिका खारिज कर दिया था और कहा था कि हम इनके वेतन भुगतान का आदेश नहीं कर सकते हैं। बाद में मामला जब लखनऊ उच्च न्यायालय में गया, वहाँ की एकल पीठ में जस्टिस हसनैन साहब ने आदेश किया कि 16(1) 16(2) पूर्णतया सही है और वेतन भुगतान का आदेश नहीं होना चाहिए, लेकिन बच्चों की शिक्षा के लिहाज से बच्चों को टीचर मिलना चाहिए। उस लिहाज से जब तक चयन बोर्ड से टीचर नहीं आ रहा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड जो कि 1982 प्रभाव में आया है, उससे टीचर जब तक नहीं आ रहा है, तब तक जिनकी नियुक्ति प्रबंध समिति ने किया है उनका वेतन भुगतान किया जाए। और जिस दिन चयन बोर्ड से टीचर आ जाएगा, उस दिन उसके ज्वाइन करते ही कोई अलग से आदेश भी नहीं पास करने की जरूरत होगी कि इनको हटाया जा रहा है, या स्वतः हटा दिए जाएंगे। यह आदेश संजय सिंह केस में लखनऊ से हुआ। इस तरह से दो अलग अलग एकल पीठ के अलग अलग आदेश हो गए। तो बाद में अभिषेक त्रिपाठी ने जब वेतन की मांग किया, तो जस्टिस श्री सुमित कुमार साहब ने, जो कि लखनऊ उच्च न्यायालय में आए थे, उन्होंने कहा कि ये तो इलाहाबाद की प्रदीप कुमार केस में अलग आदेश है और लखनऊ में संजय सिंह केस में अलग आदेश है, इसलिए दो अलग अलग एकल पीठ के आदेश में परस्पर विरोधाभास है, इसलिए हम इस मामले को डिवीजन बेंच के पास भेज देते हैं। लार्जर बेंच, अगर एकल पीठ में मतभेद है तो दो न्यायमूर्तियों की पीठ को हम रेफर कर रहे हैं। उस समय माननीय न्यायमूर्ति श्री DY चंद्रचूड़ साहब जी आए थे लखनऊ और उनके पास ये मामला गया। उन्होंने जस्टिस श्री श्रीनारायण शुक्ला जी को अपने साथ बिठा करके बाकायदा आदेश पास किया, और आदेश में क्या दिखाया कि संजय सिंह का जो आदेश है वो गलत है, उसको रद्द किया जाता है, और प्रदीप कुमार का जो आदेश है उस आदेश को बहाल किया जाता है। तो प्रदीप कुमार के आदेश को बहाल कर दिया गया, और संजय सिंह का जो आदेश था कि चयन बोर्ड से टीचर आने तक के लिए प्रबंध समिति द्वारा नियुक्त टीचर काम करते रहेंगे, वो रद्द कर दिया गया। और प्रदीप कुमार का आदेश जो था कि चाहे विद्यालय में टीचर हो चाहे ना हो, लेकिन प्रबंध समिति द्वारा रखे गए टीचर को वेतन नहीं दिया जाएगा। जो प्रदीप कुमार का आदेश था, उस आदेश को डिवीजन बेंच ने भी दो न्यायमूर्तियों की, अर्थात दो न्यायमूर्ति लार्जर बेंच कहा जाएगा वो, क्योंकि एकल पीठ में जब मतभेद है दो कोर्ट में, तो दो न्यायमूर्तियों की लार्जर बेंच थी। उस लार्जर बेंच ने प्रदीप कुमार केस को सही माना और संजय सिंह केस को गलत माना। अर्थात आयोग से टीचर आने का भी इंतजार नहीं करना है, टीचर विद्यालय में एक भी ना रहे, लेकिन प्रबंध समिति द्वारा जो नियुक्त टीचर है उसको वेतन नहीं दिया जाएगा। ये बात आ गई, कंफर्म हुआ। बाद में संजय सिंह ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल किया इस आदेश के अगेंस्ट में। वही SLP जाके 8300 सिविल अपील 8300/16 में डिसाइड हुई, और उसी के अवलोक में सेवा समाप्त की गई थी, जो शासनादेश था। और सेवा समाप्त करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने सहानुभूति जताते हुए जिनकी सेवाएं समाप्त की थी उनको मानदेय देने का निर्णय लिया था। इस तरह से मानदेय देने का जब निर्णय लिया, तो टीचर्स लोग जिनकी सेवा समाप्त हो गई थी, उन लोगों ने उस मानदेय देने के निर्णय को चैलेंज कर दिया कि अगर हम लोग मानदेय के हकदार हैं तो वेतन के हकदार क्यों नहीं है। और रियलिटी यह है कि वेतन का मामला तो ऑलरेडी एकल पीठ डिवीजन बेंच से होते सुप्रीम कोर्ट तक डिसाइड हो चुका था, वेतन तो मिल ही नहीं सकता था। और उसके लिए वैकेंसी आई, वैकेंसी आने के बाद बाकायदा सबको भारांक मिला था।
इस कड़ी में लेकिन अंतरिम आदेश हुआ बिना गुण दोष के। प्रथम दृष्टया एकल पीठ ने आदेश कर दिया और प्रदेश में बहुत से लोग को वेतन मिलने भी लगा। तो अब न्यायमूर्ति श्री राजीव सिंह साहब ने जब जजमेंट रिजर्व किया है, जो फैसला आने वाला है वो फैसला आप समझ लीजिए कि क्या आने वाला है। जो मेरी अपनी एक संभावना है कि मुझे आश्चर्य है टीचर्स के ऊपर कि टीचर्स ने मानदेय का ही विरोध कर दिया, जो मानदेय स्टेट उनको उनके लाभ के लिए दे रही थी। इन द फ्यूचर में हो सकता था कोई स्टेट गवर्नमेंट आती या क्या होता क्या ना होता, उनके लिए कोई अच्छी पॉलिसी भी आ सकती थी, लेकिन हालात ऐसे बना दिए गए कि जल्द में अब अपने आप में यह प्रूफ करने लग गए कि हमको अगर मानदेय मिल सकता है तो वेतन क्यों नहीं मिल सकता है। जजमेंट रिजर्व है, जल्द जजमेंट आएगा और जजमेंट में जो प्रक्रिया एक बार माननीय सुप्रीम कोर्ट तक पूरी हो चुकी है उसी प्रक्रिया को रिपीट करने वाली बात सामने आ रही है। तो जब ऑलरेडी एक बार संजय सिंह केस में चयन बोर्ड से टीचर आने तक के मामले को डिवीजन बेंच या लार्जर बेंच ने रद्द कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट से वो आर्डर कन्फर्म हो चुका है और प्रदीप कुमार के आर्डर को सही माना गया है, तो अब सीधा सीधा यही अर्थ निकलता है कि आप खुद अपने मानदेय को भी इनवैलिड मान रहे हैं और वेतन तो इनवैलिड ऑलरेडी पहले ही सुप्रीम कोर्ट से हो चुका है। तो एक प्रकार से इस केस की मेरिट है और जल्द ही आप सब उम्मीद है कि इस पर माननीय एकल पीठ का फाइनल जजमेंट सुनेंगे। लेकिन प्रक्रिया रुकती कहाँ है, बंद कहाँ होती है। एकल पीठ का जजमेंट आएगा, फिर लोग डिवीजन बेंच जाएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, इस तरह से क्रमवार चलता रहेगा मामला। तो ये बात हो गई। अभी हमारे एक मित्र ने पूछा कि प्लीज़ कुछ बताओ भैया, ये 72,000 प्रश्न कर रहे हैं, तो 72,000 पे तो हम कुछ बोलना ही नहीं चाहते हैं। अब 72,000 पे जितना बोलना था पहले ऑलरेडी हम बोल चुके हैं। अब इसके जो अनएम्प्लॉयड हैं इसमें मैंने आपने मुझसे सुनना चाहा है, तो यहाँ पे जब 1100 का अपॉइंटमेंट होने का बात आया मतलब आई थी, उसमें 862 लोग हुए, 841 लोगों ने कार्यभार ग्रहण किया था। तो जो पद बच गए थे 238, कैसे बचे क्या बचे उस पर जाने कोई मतलब नहीं है। अब उसमें सब जो भी लीड कर रहे हैं सबका उद्देश्य हम 238 में घुस जाएं। जिस तरह से 72,000 का वो रबड़ का बॉक्स था, उस बॉक्स में सबको घुसाने का प्रयास हो रहा था, उस तरह से 238 में घुसने का प्रयास लोग कर रहे हैं। कोई कह रहा है हम 200 आईए में बैकडेट से अपना नाम डाल लिए हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो यही सब हालात हैं, इसलिए हम कोई भी कमेंट इस 72,000 भर्ती के मुद्दे पर नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सब जो भी धक्का मुक्की वहाँ मची हुई सब अपने लिए मचा के रखे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिन न्यायमूर्ति के यहाँ मामला लगा हुआ है, बस एक बार दो बार फाइल पलटते सब समझ जाएंगे कि क्या इसमें होना चाहिए। क्योंकि मैं किसी की निंदा आलोचना नहीं कर रहा हूँ और ऐसी बात नहीं अगर मैं किसी की प्रशंसा कर रहा हूँ तो किसी की निंदा कर रहा हूँ, ऐसी नहीं। किसी की प्रशंसा एक अलग विषय होता है, जैसे मैं कहता हूँ कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा है, मुझे वैसा व्यक्ति नहीं मिला, तो ये इसका कहने का अभिप्राय नहीं हुआ कि मैं किसी व्यक्ति की निंदा कर रहा हूँ, मतलब किसी की अच्छाई की हम बात कर रहे हैं। दूसरी तरह से हमारा कहना है कि चाहे 72,825 भर्ती का मामला हो, चाहे 69,000 भर्ती का मामला हो, जिन लॉर्डशिप के पास है लॉर्डशिप बस जिस दिन मेरिट भी सुनना शुरू कर दिए, फिर कोई उनको बहला फुसला या गलत आदेश उनसे नहीं पास करा पाएगा। बिल्कुल ऑन मेरिट बहुत सही तरीके से मामले को निस्तारित कर देंगे। इसलिए पूर्णतः उनका प्रयास होता है कि लोग पहले आपस में समझ बूझ करके इस मामले का निस्तारण कर लें। आज जो टीटी की बात चलती है कि आरटी एक्ट लागू होने के पहले के टीचर्स पर उन्होंने टीटी क्यों लगा दिया, मैंने पूरी सुनवाई को क्रमवार देखा था, चाहे माइनॉरिटीज़ का मामला रहा हो चाहे जो मामला रहा हो। उन्होंने पहले ही सबको ऑफर किया था कि जिनको भी पिटीशन जिनको अपनी एसएलपी विड्रॉ करनी है विड्रॉ कर लीजिए, खूब अच्छे से ऑफर किया था। लेकिन लोगों ने एसएलपी को विड्रॉ कुछ माइनॉरिटीज़ की तरफ से हुआ था, लेकिन जो बिना टीटी प्रमोशन चाह रहे थे उनकी तरफ से कोई भी विड्रॉ नहीं की गई थी एसएलपी। और रही बात 69,000 की, 69,000 आपने देखा लगातार 3 डेट हो गई। पहली डेट उन्होंने कहा कि स्टेट ने कहा हम कोई समाधान लाएंगे, दूसरी डेट फिर आपने देखा अभी कल फिर मंगलवार को भी कल डेट लगी थी, कल लॉर्डशिप ने फिर कहा कि चलो जो सहमति बन पा रही बना लो आप लोग, फिर उन्होंने कहा है फिर मंगलवार को सुनने की बात कही है। इस तरह से पूरा चांस दे रहे हैं कि अगर आप लोग समझ लो मैटर को अपने आप में अपने हिसाब से निपटा लो ठीक है, नहीं तो मेरिट पर तो निपटाएंगे, और मेरिट जब निपटाएंगे तो उनसे बेहतर तो शायद मेरिट कोई निपटा नहीं पाएगा केस को।
तो किसी के पास कुछ कहने को सुनने को बचेगा नहीं, क्रमवार वो सब कुछ समझ लेंगे। तो ये तो बात हो गई। अब मैं चर्चा करता हूँ, मैं जिस विषय पर लाइव आने को बोला था, कितनी याचिकाएं थी, उन याचिकाओं का जिक्र मैं करता हूँ जो कि रिजर्व हुई हैं। एक मनोज कुमार सिंह एंड अदर्स है, उसके बाद है रवि आनंद, आलोक त्रिपाठी, प्रशांत कुमार पाठक, तीर्थराज, राघवेंद्र प्रसाद पांडे, राकेश कुमार मिश्रा, पुष्पेन सिंह, उदय कुमार पांडे, श्याम शंकर शुक्ला, ये सब लीडिंग नेम हैं। शिव कुमार गुप्ता, ब्रह्म दीपक राज मिश्रा, विद्यासागर द्विवेदी, ओम प्रकाश त्रिपाठी, रामकृष्ण शुक्ला, राजेश कुमार दुबे, पारसनाथ गुप्ता, जगदीश नारायण मिश्रा, विमल कुमार तिवारी, राजेश कुमार राय, राम लखन विश्वकर्मा, पृथ्वीपाल सिंह, राजेश कुमार द्विवेदी, ब्रजभान सिंह साक्य, दिनेश कुमार त्रिपाठी, अरविंद कुमार शुक्ला, रविंद्र सिंह, अरुण प्रकाश मिश्रा, प्रशांत कुमार पाठक, इच्छा सिंह, ओम प्रकाश, नमन प्रताप सिंह, सुरेश कुमार मिश्रा, रंजीत सिंह, ओमपाल सिंह, मानधाता सिंह, अंगद कुमार सिंह, अकेश सिंह, अरविंद कुमार शुक्ला, वाचस्पति तिवारी, निशा रानी एंड अनदर, आशीष कुमार उपाध्याय, तेज बहादुर सिंह एंड अनदर, पवन कुमार शुक्ला, अखिलेश कुमार मिश्रा, शैलेंद्र कुमार, जगदीश नारायण तिवारी, इंद्रमणि पांडे, फजलुर रहमान खान, राकेश कुमार चतुर्वेदी, अशोक कुमार उपाध्याय, योगेंद्र प्रताप सिंह, विजयपाल सिंह, अनूप मिश्रा, राम लखन, रमेश कुमार गुप्ता, मनोज कुमार मिश्रा, प्रभात कुमार तिवारी, ओंकार बहादुर, गिजेंद्र कुमार सिंह, आलोक त्रिपाठी, शैलेंद्र कुमार, हरिश्चंद्र सिंह, श्रीमती कुसुम पांडे, रमाशंकर वर्मा, अवनेश कुमार सिंह, दीप्ति मिश्रा, दिग्विजय पांडे, नित्यानंद सिंह, उपेंद्र कुमार सिंह, रवि आनंद, यशवीर सिंह, चंद्रशेखर तिवारी, विनोद कुमार सिंह, राधे रमन तिवारी, प्रीतम सिंह, सुरेंद्र कुमार, अवधेश कुमार, लाल हरि प्रताप सिंह, फैजुल रहमान खान, राजेंद्र बहादुर सिंह, रविंद्र कुमार सिंह, धीरेन्द्र प्रताप सिंह, अमित कुमार पांडे, डॉक्टर अमित कुमार पांडे, शेषमणि मिश्रा, मनीष कुमार सिंह, अवनेश चंद्र, अर्चना सिंह, हरिओम वर्मा, अजय कुमार सिंह, अरुण कुमार ओझा, अखिलेश मिश्रा, प्रदीप कुमार मिश्रा, सुरेश कुमार सिंह, सुरेश कुमार द्विवेदी, कृपानाथ पांडे, उमाकांत त्रिपाठी, अजय प्रताप सिंह, प्रमोद कुमार मिश्रा, यातिन प्रताप सिंह, ज्ञानेंद्र कुमार, नरेंद्र कुमार पांडे, अजय कुमार सिंह, रवि प्रकाश सिंह, त्रिलोकीनाथ मिश्रा, जगन्नाथ यादव, विनोद कुमार सिंह, रावेंद्र प्रताप सिंह, कृष्णकांत पांडे, संजय कुमार सिंह, विनय कुमार शुक्ला, चिंतामण सिंह, प्रमोद कुमार मिश्रा, नरेंद्र कुमार सिंह, सुमन द्विवेदी, अखिलेश कुमार सिंह, राजेश कुमार सिंह, निरंजन लाल गौतम, मनीष कुमार मिश्रा, पार्वती सिंह, राम कुमार, उमाकांत त्रिपाठी, अनुराग पांडे, विनीत कुमार सिंह, शैलेंद्र बहादुर सिंह, राम कुमार शुक्ला, गिरीश कुमार पांडे, सूर्यनाथ यादव, इंद्र प्रताप सिंह, संजीव कुमार पांडे, मुकेश कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार पांडे, जितेंद्र कुमार, राजमणि सिंह, अशोक कुमार सिंह, प्रदीप कुमार सिंह, विजेंद्र कुमार सिंह, अखिलेश कुमार शुक्ला, राजेश कुमार सिंह, त्रिभुवन कुमार पांडे, ओम प्रकाश त्रिपाठी, विनय कुमार पांडे, मानवेंद्र सिंह, अजय कुमार यादव, विनोद कुमार द्विवेदी, विजय कुमार पांडे, ब्रजेश कुमार त्रिपाठी, पुष्पा पांडे, शिवमूर्ति, विक्रांत सिंह, विजेंद्र कुमार शुक्ला, सुभाष चंद्र वाजपेयी, सूर्यकिशोर सिंह, छेदी सिंह, विनय कुमार सिंह, ब्रह्मदत्त, ओम प्रकाश सिंह, अनिल कुमार सिन्हा, स्वाति श्रीवास्तव, श्रीमती स्वाति श्रीवास्तव, संदीप कुमार मिश्रा, आलोक द्विवेदी, सुनील कुमार सिंह, शैलेंद्र कुमार दीक्षित, जयशंकर सिंह, विनय कुमार तिवारी, कलीम अहमद,
चंद्रकांत पांडे, शिवानंद, अखिलेश तिवारी, संजय कुमार सिंह, प्रेम प्रकाश सिंह, रामचंद्र वर्मा, बजरंग लाल पांडे, अनिल कुमार सिंह, कुमारी कल्पना, सुधा देवी, उज्ज्वल सिंह, अमृत शुक्ला, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, अलका शुक्ला, अरविंद कुमार अवस्थी, अरुण प्रकाश, सूर्यभान सिंह, रविंद्र प्रताप सिंह, अरविंद कुमार सिंह, राजनीश प्रताप सिंह, किरण कुमार पांडे, कुलदीप कुमार तिवारी, श्रीमती रेखा सिंह, अजय कुमार सिंह, पवन कुमार, आलोक राय, विवेक सिंह, राजेश कुमार, सुशील कुमार सिंह, जलालुद्दीन मंसूरी, विवेक राज सिंह, नरेंद्र बहादुर सिंह, अखंड प्रताप सिंह, आशीष कुमार पांडे, प्रमेय सिंह, अनिल कुमार सिंह, अतुल कुमार, आलोक पांडे, दीपक सिंह, उमाशंकर पांडे। कुल 211 याचिकाएं हैं और इस पर जजमेंट रिजर्व हुआ है न्यायमूर्ति श्री राजू सिंह साहब की कोर्ट में और 25 मई का ये रिजर्व जजमेंट है। 25 मई मतलब जून जुलाई 2 महीना हो गया लगभग। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरी हिस्ट्री मैंने बताया और कितनी याचिकाएं बंच है मैं उसको बताया। बहुत दिनों बाद में माध्यमिक पर चर्चा करने के लिए आया हूँ। मैंने माध्यमिक पर बोलना, लिखना, सुनना तक बंद कर दिया था और सब बातें छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने बहुत बड़ा प्रयास किया था उस समय कि जो भी योग्य लोग हों सब परीक्षा पास करके हो जाएं। और यहाँ तक कि 16 अंग 11 के तहत जो थे उनको भारांक तो मिला था, लेकिन जो मौलिक पदों पर थे उनको नहीं मिल रहा था। हमने उनको भारांक दिलाने का पूरा प्रयास किया था और बहुत से लोग उससे हुए भी भारांक का लाभ लेके। 18 तो मैंने देखा था, 18 लोग जो जिसमें 15 टीजीटी थे, 3 पीजीटी थे। और मैंने 2 घटनाएं बताई। एक तो बेचारे लोग जो हो गए थे उनको वेतन भी उसी क्रम में मिलना शुरू हो गया था, लेकिन वो भी कुछ लोग के कारण वो भी खतरे में है। एकल पीठ ने तो खतरे में डाल ही दिया है। और न्यायमूर्ति श्री राजू सिंह साहब का आदेश वो भी है, जिसके तहत माननीय सुप्रीम कोर्ट के संजय सिंह के आदेश की व्याख्या की गई है कि वेतन और सीनियरिटी का लाभ नहीं मिलेगा, फिर सिर्फ रिटायर बेनिफिट का लाभ मिलेगा। रिटायर बेनिफिट जो उसको दिया जाएगा, पेंशन आदि का बेनिफिट मिलेगा, वो बात आई है। चलिए उसमें बहुत जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि इन लोग के साथ कोई नुकसान ना होने पाए। अब देखिए लोग कैसे अपना नुकसान बचाते हैं। और रही बात हमने 2000 की बात की, जो एक बार जो शासनादेश जारी करके संजय सिंह केस के आदेश में जजमेंट के हिसाब से हुआ था, उसके बाद फिर सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक विचार किया, मानदेय से जोड़ा, लेकिन उन टीचर द्वारा मानदेय को चैलेंज कर दिया गया। कहा मुझे मानदेय नहीं चाहिए, मुझे चयन बोर्ड से टीचर आने तक या आयोग से टीचर आने तक काम चाहिए मुझे, और वो काम मांगा। उस पर उनके लिए पक्ष में आदेश भी हो गया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब ऑलरेडी जो मैटर सुप्रीम कोर्ट तक डिसाइड हुआ है, उस मैटर में यही तो बात थी, संजय सिंह केस में यही तो बात थी कि आयोग से टीचर आने तक काम करने दिया जाए, लेकिन उसको गलत ठहरा दिया डिवीजन बेंच ने और इलाहाबाद का एकल पीठ का आदेश वैलिड कर दिया था, वैध कर दिया था। तो वही मैटर सुप्रीम कोर्ट डिसाइड हुआ था। तो उसके बाद फिर मानदेय देने का जो डिसीजन था, वो ये तो उत्तर प्रदेश सरकार की सहानुभूति थी, सिंपैथी थी कि आपको बिल्कुल पूर्णतया वो बेरोजगार नहीं कर रहे थे, बल्कि विभाग में बनाए रखना चाहते थे। रियलिटी यह है कि उस पद पे न रख के एक्स्ट्रा पद पे रखना चाहिए। जैसे बेसिक में आप देखिए शिक्षा मित्र जो हैं वो पीटीआर में शामिल नहीं है। वो जो बच्चों की संख्या है उस पर टीचर के रूप में नहीं गिने जाते हैं। इस तरह से जो मानदेय दिया जा रहा था, देने का डिसीजन लिया था उत्तर प्रदेश सरकार ने, उनको उस मूल पद के हिसाब से मानदेय नहीं मिलना चाहिए था। उनको अतिरिक्त रख करके मानदेय देना चाहिए था। जो मूल पद था, उस मूल पद पर बाकायदा टीचर आयोग से आते और आयोग से नियुक्ति होती। उदाहरण के तौर पर किसी विद्यालय में हिंदी का एक पद टीजीटी खाली अगर रहता और उस पर कोई एडहॉक टीचर वर्क कर रहा था, तो उसको मानदेय अलग से मिलता और हिंदी के उस पद पर आयोग से टीचर आता, अर्थात हिंदी पढ़ाने वाले 2 लोग मौजूद रहते, एक तो जो आयोग से आती है और एक जो मानदेय पर रहते। ये बात थी। तो सरकार की सहानुभूति। अब आपने देखा शिक्षा मित्रों ने कितना लंबा आंदोलन चलाया कि मुझे मेरे पद पे अस्थायी किया जाए, क्या किया जाए, क्या न किया जाए। उत्तर प्रदेश में जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम ये मानते हैं कि
उन्होंने हमेशा सबके लिए अच्छा सोचा है, सबके लिए अच्छा विचार रखा है। आप विचार करिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आने के बाद भी उन्होंने शिक्षा मित्रों को 10,000 मानदेय पर रखने का निर्णय लिया। और रही बात, उस समय लोगों ने विरोध किया कि मुझे नौकरी चाहिए। कुछ लोग, जिस दिन उनकी ताजपोशी हो रही थी, उस दिन महिलाओं ने मुंडन करा लिया था। कितना दुर्भाग्य था। लेकिन अंत में लोग जब थक हार गए तो फिर रिक्वेस्ट में आए। जब रिक्वेस्ट में आए, देखिए माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी ने 8,000 रुपये मानदेय बढ़ाया। अगर वही शुरू में 17 में अगर वो लोग मिलकर रहते तो अगर हर साल 2-2 हज़ार बढ़ा होता तो आज कम से कम 12-13 हज़ार मानदेय बढ़ गया होता, कितना हो गया होता। तो उस तरीके से माध्यमिक के लिए भी बाबा जी ने बहुत अच्छा सोचा था। लेकिन अब उसको ही लोगों ने चैलेंज कर दिया कि हमें नहीं चाहिए मानदेय। अब जजमेंट रिजर्व हुआ है, आदेश की प्रतीक्षा कीजिए क्या आदेश आता है। फिर भी मैं यही प्रार्थना करता हूँ सबके लिए कि भगवान सबके साथ अच्छा करें, किसी के साथ कुछ बुरा ना होने पाए और सब पर ईश्वर की कृपा बनी रहे। मैं इसी के साथ अपना लाइव आज समाप्त कर रहा हूँ। बहुत दिनों बाद मैं माध्यमिक पर अपनी बात कहने आया। और हमारे मित्र अनिल जी ने लिखा है, का हो अध्यक्ष जी, सब ठीक ठाक है। और आपको मैं सुनता रहता हूँ, धरना आंदोलन में देखता हूँ फेसबुक पर आपका, कहीं लखनऊ में धरना दे रहे थे शायद, और हमने देखा किसी तस्वीर में आप हमें दिखाई पड़े थे कि आप कोई मांग वांग दे रहे थे आदरणीय श्री राजा भैया जी को भी। श्री गोपाल जी भी मौजूद थे वहाँ पर, जो कि MLC हैं। तो आपका जलवा दिन दूना रात चौगुना कायम रहे, आप आगे बढ़ते रहें और जो कुछ कहना चाहते हैं वो कह सकते हैं। और बाकी तो मैं अक्सर अपने कमेंट पर प्रतिक्रिया बहुत कम करता हूँ। रमेश राजपूत जी, मैंने आपकी बातों पर बोल ही दिया है। हमारे एक भाई साहब ने लिखा है, तो भाई साहब को प्रणाम। मामा जी हमारे पुत्र हैं, आप बड़े भाई हमारे हैं, आपको प्रणाम। और तो कोई खास मैसेज नहीं आया है। चलिए, काफ़ी वार्ता हो गई। कुछ कमेंट में आप लोग का आएगा तो हम फिर आके चर्चा करेंगे। अपने लाइव को हम बहुत ज़्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। मैंने तो इसमें माध्यमिक पर ज़्यादा बात की है, बाकी उसके बावजूद भी मैंने 69 भर्ती बात किया। और साथ ही साथ जो एक RTI का जवाब आया है, उसको लोग बोल रहे हैं कि सरकार बोल रही है कि नहीं TT पहले वाला लागू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कहने पर लागू हुआ है। तो उस पर मैंने अपनी बात रखी कि RTI गलत जवाब दिया गया, गलत जवाब दिया गया है बिंदु 3 का। और जो 11/2/11 को बता रहे हैं कि वो आया, वो भी घुमा फिरा जवाब दिया गया है। 11/2/11 हाउ टू कंडक्ट TT को लेकर के है कि जो पावर मिला केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार ने उस पावर का उपयोग करते हुए NCT को अधिकृत किया। तो NCT ने जब अपने उस मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड करने का जो उनका नोटिफिकेशन है 23/8/2010 का, उसमें TT को रखा पैरा 1 के और B दोनों में। पैरा 1 ए वाले में दिखाया कि 1 से 5 तक की TT, और B वाले में पैरा 1 का सब क्लास 2 में दिखाया कि 6 से 8 के लिए 6 से 8 की TT। तो TT सब जब पहली बार आया, जो कि RT एक्ट सेक्शन 23(1) से गवर्न था, और केंद्र सरकार को जो शक्ति मिली थी अधिकृत करने की अथॉरिटी को, अथॉरिटी ने TT सब पे यूज़ किया। तो वो TT है क्या, उसको लेके 11/2/11 की गाइडलाइन आई थी। वो 11/2/11 गाइडलाइन बता रही थी कैसे TT होगी। TT नाम जो है, जिसको कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फंडामेंटल राइट से जोड़ के देखा है और बाकायदा टीचर्स के लिए इम्पोर्टेंट माना है, उसको बताने के लिए आया था। और जो प्रश्न किए जा रहे हैं बार बार, मैं तो कई बार अपने लाइव में आपकी वीडियो में बोल चुका हूँ कि 2017 का अमेंडमेंट जो था वो टीचर्स के फेवर में था, खिलाफ नहीं था। लोग गलत उसकी बार बार व्याख्या कर रहे हैं कि बीच में घुसा दिया गया, बीच में घुसा दिया गया। जिसको नहीं समझ पा रहे हैं वो नहीं समझ पा रहे हैं। 23/8/2010 का नोटिफिकेशन जो है वो तो मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड कर रहा है, और साथ ही साथ RT एक्ट सेक्शन 23(2) का पहला परंतु की ही जो है, वो पहला परंतु की ही पहले की टीचर के ऊपर लागू हो जा रहा था। लेकिन उसको लोग नहीं पढ़ना चाहते थे। सब लोग गाइडलाइन 23/8/2010 के, जो कि NCT ने जारी किया था, उसके पैरा 4 और 5 को पढ़ रहे थे। जो कि पैरा 4 और 5 जो था वो RT एक्ट सेक्शन 23(2) के पहले परंतु के सामने शून्य था।
और पुलिस का वजूद नहीं था। पैरा एक जो था वो मिनिमम क्वालिफिकेशन था, उसको प्रोटेक्शन प्राप्त था 23(1) से। 23(2) के सामने, 23(2) के पहले परंतु के सामने तो पैरा 4 और 5 खत्म हो जा रहा था, इसलिए पैरा 4-5 कोई मतलब ही नहीं था। उसकी व्याख्या माननीय सुप्रीम कोर्ट ने किया है। और रही बात जो 17 का अमेंडमेंट है, जो 5 साल में खत्म हो रहा था, उसको 17 के अमेंडमेंट से फिर 4 साल के लिए बैक डेट से बढ़ा दिया गया था। 31 मार्च 2015 या 1 अप्रैल 2015 से 1 अप्रैल 2019 तक कर दिया गया, अर्थात 31 मार्च 19 तक मिनिमम क्वालिफिकेशन सबको प्राप्त लेनी थी। तो चाहे पहले के होते, चाहे बाद के होते, चाहे जब के होते, चाहे 31 मार्च 15 तक जिनकी भी नियुक्ति आर्टिकल सेक्शन 23(2) का लाभ लेकर के हुई रहती, वो सब के लिए था। तो यही बात थी यहाँ पे। तो 23 जो अमेंडमेंट 17 को बताते हैं कि ये 17 में टीटी लाया गया, इस सरकार ने लाया, ऐसा कुछ नहीं। इस सरकार का कहीं कोई दोष नहीं है, इस सरकार ने कहीं कोई मिस्टेक नहीं किया हुआ है। इस सरकार ने हमेशा हेल्पफुल नेचर यूज किया है, हमेशा सहायता करने का प्रयास किया है। वो जहाँ जो मिस्टेक हुआ है वो आरटीआई सेक्शन 23(2) के पहले परंतु के जरिए 2009 के आरटी एक्ट में ही हो चुका था, उसी समय हो चुका था। 13 में अमेंडमेंट हो रहा था, उसमें भी सुधार सकते थे, नहीं सुधारा गया उसको। 17 में आया, 17 में फिर इन्होंने बढ़ाया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो बना दी जाती है उसको, अब जैसे उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, किसी भी कीमत पर उत्तर प्रदेश में एटीआरई का क्वालिफाई मार्क 65-60 से नीचे नहीं हो सकता है। बढ़ाने को उसको 100% कर दिया जा सकता है, 90-95 कर सकते हैं, 95-100 कर सकते हैं, लेकिन अब 60-65 से नीचे नहीं होगा। योग्यता बढ़ाई जा सकती है, घटाई नहीं जा सकती है। इस बात को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रामशरण मौर्य केस में भी स्पष्ट रूप से कहा है। अब वो अलग बात है कि परीक्षा होती है, उस परीक्षा में उतने लोग ही क्वालिफाई करें जितने की नीड है। अब वो उतने लोग ही मतलब बच्चे उतने एप्लीकेंट ही हैं एटीआरई में, जितना जितना चाहिए, जितनी भर्ती है, तो फिर वो अलग बात है कि वो क्वालिफाई मार्क कहाँ तक लागू कर दिया जाए। बाकी संख्या अगर अधिक है तो कट ऑफ को बढ़ना ही बढ़ना है, घटना नहीं है। तो ये सब बातें हैं। मिस्टेक शुरू हुआ 2009 से ही, और 2017 में वो चीज़ें, उसका टाइम बढ़ाया गया, बस इतनी सी बात है। वो वो पनिशमेंट नहीं था, वो तो प्रकार से रिलीफ दी गई थी। अब उसको जो नहीं समझना चाहते नहीं समझना चाहते। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। कोई आपके मन में प्रश्न हो तो कमेंट में रखिएगा, जब नेक्स्ट लाइव में आएंगे तो उस पर चर्चा करेंगे, विस्तार से वार्ता करेंगे। समय काफ़ी हो गया है, 12 बजने वाले हैं, फिर भी आप सबने इतना समय दिया। काफ़ी लोग इस देख भी रहे हैं, हमारे भाई बड़े भाई प्रवीण तिवारी जी देख रहे हैं, आपको भी सादर प्रणाम। और अनिल भाई भी अभी तक लाइव में है। अनिल भाई तुम्हारे बहुत अच्छे मित्रों में हैं और हमेशा बेरोजगारों की लड़ाई लड़ते रहते हैं कि कैसे सबको रोजगार मिले, अच्छा काम करते हैं आप। और रमेश जी, आपकी बातों पर मैंने चर्चा किया भाई, अगर जो सीटें वैकेंट हैं या जो कुछ पॉजिटिव उस पर हो सकता है, लेकिन यहाँ जो लीड कर रहे हैं सबका अपना निजी स्वार्थ है, सब वही 238 में घुसना चाहते हैं। किसी को रिक्त पद नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, कभी इतनी वैकेंट सीटें हैं। अगर लॉर्डशिप के यहाँ सही से बात रखी जाए तो वैकेंट सीटें तो भर सकते हैं, या जो कटाव रखा गया था उस कटाव के ऊपर जो लोग आ रहे हैं उनको तो नौकरी मिल सकती है। इन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए थी, नहीं हो रहा है तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा कोई लाभ या हानि इससे है नहीं, बस जो अपने हैं उनके लिए मेरा बहुत अच्छा सॉफ्ट कॉर्नर है कि भगवान सबका कल्याण करें, सबकी मदद करें। इसी साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। नमस्कार, प्रणाम।